स्टूडेंट्स, मैं एस के BM एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE के लिए लाइट चैप्टर, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट के लिए। लाइट है क्या? देखिए, बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस एबिलिटी टू विजन और साइट। मतलब लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए एबिलिटी देता है, सेंसेशन हमें देता है। दैट मीन्स विदाउट लाइट वी कैन नॉट बी साइट। बिना लाइट के हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। एक्चुअली लाइट आ रहा है और किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी चीज़ों को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। तो हमें पहले जानना पड़ेगा लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस एबिलिटी टू विजन और साइट। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स एबिलिटी टू साइट, एबिलिटी टू साइट और विजन। अब देखिए लाइट के बारे में, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे कहते हैं, वैसा वेव जब ट्रैवल करता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। या यूं कहे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण ये वेव आगे चलता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है क्लास 12 में। तो फिलहाल आप जानिए, इट इज अ टाइप ऑफ EMW, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही टाइप है। अब देखिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको पता है कि साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ तो ये साउंड कैरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम का काम कर रहा है साउंड को कैरी करने के लिए। लेकिन लाइट के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इवन लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्ट चलता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो मीडियम रिक्वायर्स फॉर इट्स प्रोपिगेशन। नो एनी मीडियम requires or required to its propagation। इसके प्रोपेगेशन या ट्रैवलिंग भी आप कह सकते हैं। ट्रैवल कहो या प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट कहो, एक ही बात है। प्रोपेगेशन, इसके ट्रैवल के लिए या इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इवन वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट is fastest in vacuum। वैक्यूम मतलब क्या? वैसी जगह जहाँ पे कुछ भी चीज ना हो, जहाँ के एयर भी ना हो। जैसे इस रूम से हम सब कुछ को हटा देंगे, एयर भी निकाल लेंगे, तो इसे वैक्यूम कहेंगे। या स्पेस में जहाँ पर कुछ भी चीज ना हो, एयर भी ना हो, उसे हम वैक्यूम कहेंगे। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो वैक्यूम में ही होती है। इसकी वैल्यू कितनी? C से लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 × 10⁸ मीटर। इसे हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर से किलोमीटर में करने के लिए हमें एक 0 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। 3 0 से 3 0 हो जाएगा 5। कितना हुआ? 3 पर 5 0, मतलब कितना हुआ? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट कितना चलता है? तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलता है। 3 लाख किलोमीटर तक चलता है। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा लाइट के बारे में। अब थोड़ी सी उसके आगे की बात हम करते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ, या प्रोपेगेट्स आप लिख सकते हैं। travel always in straight line path।
अब देखिए, हमने अभी कहा था आपको कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ लाइट के होने से ही नहीं हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा आप उसे देख नहीं पाओगे। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे आप बॉल्स आप खेल रहे हो, ऐसे आप फेंकते हो तो वापस से बाउंस करता है, वैसे ही लाइट क्या करता है? बाउंस करता है। जैसे यहाँ से लाइट आई, टकरा करके बाउंस किया, सरफेस से टकरा करके बाउंस किया और आपके आंख के अंदर गया, और आपके आंख के रेटिना पर ये लाइट की रेज आपस में मिल करके इमेज बनाते हैं, जो हम आगे और आपको बताएंगे। तो लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर हो या कोई भी सरफेस हो जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब हो या कहीं से भी लाइट आया, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का कोई सोर्स है ये। यहां से लाइट रे आई, टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आने वाले लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। और क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट को ओ से लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि लाइट रे आया, टकरा करके लौट गया, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉ है। क्या क्या लॉ है? अगर हम इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर कर दे, नॉर्मल अगर हम बना दे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल को आई से लिखते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर से लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ कहता है, एक लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और आर लाई इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनाएंगे, सभी के सब एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे होंगे। और जो सेकंड लॉ जो कहता है वो कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये अगर 20 डिग्री आई होगा तो आर भी कितना होगा? 20 डिग्री। आई अगर 39 डिग्री होगा तो आर भी कितना होगा? 39 डिग्री। तो ये था दो लॉ, एक था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। And second law is angle of incidence is equal to angle of reflection. अब देखिए, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, ये एक आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। तो यहां पर मान लीजिए कोई लेटर है, मान लीजिए के, सपोज कीजिए, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा बनेगा? इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बैक में बनेगा और लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट कट जाएगा। तो इसकी नेचर जो क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? ये है इमेज। तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। एक तो सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो इमेज क्या होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेकंड में वर्चुअल,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या होता है, अभी हम आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं। देखिए, जब लाइट रे टकरा करके ऑब्जेक्ट से टकरा करके जब एक्चुअल में जब मिलता है तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज, और जब एक्चुअल में नहीं मिलता है तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आप सिनेमा घरों में जाते हैं या प्रोजेक्टर से आप जब देखते हैं तो प्रोजेक्टर से लाइट रे एक्चुअल में मिलता है, उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज, आप जैसे मिरर के आगे खड़े हो तो मिरर के पीछे जो आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता है। लाइट तक चलिए रिफ्लेक्ट हो जाता है मिरर से टकराने के बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे में लाइट रे जा रही है और पीछे जा करके मिल रही है, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब सिर्फ लगेगा, जब वर्चुअली रूप से लगेगा तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, और जब लाइट रे एक्चुअल में मिलेगा, जब लाइट रे एक्चुअल में जब मिलेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, मतलब इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इरेक्ट। ओके, तो कैसा है ये आपका वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। और ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मींस क्या, लेफ्ट साइड राइट बन जाएगा और राइट साइड लेफ्ट बन जाएगा। जैसे आप मिरर के आगे खड़े होते होंगे तो अपने आप जब राइट हैंड को उठाते होंगे तो आपको लगता होगा कि वो लेफ्ट साइड में है, और जब आप लेफ्ट को उठाते होंगे तो आपको लगता होगा वो राइट साइड में है, लाइक दिस। इसी कारण है जो एम्बुलेंस में जो स्पेलिंग लिखी होती है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे के ड्राइवर, जो एम्बुलेंस के आगे जो कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके मिरर में, वो कौन सा मिरर होता है हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो उसके जो साइड मिरर जो होते लगे हुए तो उसमें एम्बुलेंस का स्पेलिंग को सीधा दिखाए ताकि उसे पता चल जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उस एम्बुलेंस वाले को रास्ता दे सके। तो ये लैटरली इन्वर्सन का मतलब होता है लेफ्ट साइड का राइट बनना और राइट साइड का लेफ्ट। जैसे यहाँ देखिए, के का ये वाला पोर्शन राइट वाला लेफ्ट हो गया और स्ट्रेट वाला पोर्शन राइट हो गया। तो कैसा बनता है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड। एक पॉइंट और जान लीजिए, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। मिरर के आगे ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रहेगा इमेज उसके पीछे उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। जैसे मान लीजिए मिरर के आगे ऑब्जेक्ट हम 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं तो इमेज 5 डिस्टेंस के पीछे बनेगा, मिरर से 5 डिस्टेंस पीछे बनेगा, 5 मीटर पीछे बनेगा। तो इमेज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस behind the mirror, behind the mirror as object distance। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उतना ही पीछे इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम दो अलग तरह के मिरर को देखेंगे, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जानिए होता क्या है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर ये दोनों आएगा। स्फेरिकल मिरर जैसे एक होलो स्फेरिकल ग्लास है, मतलब खोखला होलो और स्फेरिकल ग्लास है। इसके एक टुकड़े को हमने कट किया, कट करके निकाला। अगर बाहर में सिल्वर कलर से अगर पॉलिश कर देंगे तो इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर में अगर हम करेंगे सिल्वर कलर से पॉलिश इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस सिल्वर कलर से पॉलिश होता है, सिल्वर्ड होता है, और इनर सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। जबकि कॉन्वेक्स में इनर सरफेस में पॉलिश किया जाएगा, सिल्वर कलर से सिल्वर्ड किया जाएगा, और आउटर सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो हम लोग पहले अभी देखते हैं सबके बारे में।
कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये तो कॉनकेव है, जैसा कि आप जानते हैं कि आउटर सरफेस को सिल्वर कलर से हमने पॉलिश कर दिया, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसके मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, पोल पी से लिखते हैं, और इस मिरर के पूरे लेंथ को कहते हैं एपर्चर, एपर्चर। और ये बातों को हम देखते हैं, जैसे ये मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला जाता है, उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इससे हम लोगों ने कट करके निकाला था और इसे हम लोगों ने सिल्वर कलर से पॉलिश किया था, तो इससे उसी स्फेरिकल के सेंटर को कहते हैं, सी से लिखते हैं, पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग आर से लिखते हैं। इसका मतलब ये उसी स्फीयर का रेडियस है जिससे कि ये मिरर, इस मिरर को बनाया गया है। अब देखते हैं हम लोग और कुछ बातों को। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने अभी देखा, आपको जस्ट देखा पोल, जैसे ये हमने मिरर बनाया, पोल देख लिया, इसके लेंथ को, पूरे डिस्टेंस को कह दिया, पूरे लेंथ को कह दिया हम लोगों ने एपर्चर। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर को मिलाया तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दोनों सेंटर को, सेंटर और पोल को मिला करके इमेजिनरी लाइन को बनाए अगर हम दोनों साइड एक्सटेंड करें, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस center of curvature and pole of a spherical mirror and extended both sides to infinity. ओके, तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए फोकस क्या होता है, तो जो लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करके पास करेगा, इसे हम कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहो या फोकस कहो, प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एक बार हम समराइज कर दे आपको, किसी भी स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर के मिड पॉइंट को कहते हैं पोल, पूरे साइज को कहते हैं अपर्चर, सेंटर और पी को मिलाने वाले इमेजिनरी लाइन एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे अगर पैरेलल आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के लेंथ को कहते हैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के लेंथ को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात हुआ। अब अगले क्लास में हम देखेंगे रे डायग्राम के बारे में, किससे ऑब्जेक्ट से इमेज किस तरह से बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से के साथ में जरूर आप इसे शेयर करें और इसे आप सब्सक्राइब करें।